हेलो बच्चों, मैं संजीला हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम सब अपने पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण के प्रकरण है संदेश लेखन, इसका अध्ययन करेंगे कि संदेश लेखन होता क्या है और हमें किस किस अवसर पर संदेश लिखना चाहिए और हम संदेश लिखते समय किन किन बातों का ध्यान देते हैं। तो चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। देखिए बच्चों, संदेश का अर्थ होता है समाचार, सूचना, खबर। संदेश को हम लिखित और मौलिक रूप से लिखकर अपने विचारों को एक दूसरे के पास भेज सकते हैं। ठीक है, यही संदेश कहलाता है। संदेश किसी महापुरुष, कथा, कविता के प्रेरणादायी विचार को कहते हैं। ठीक है, संदेश संचार की एक विधि है जो प्राचीन काल से प्रचलित है। कहने का मतलब जो हम संदेश भेजते हैं अपने प्रियजनों को या न जानने वालों को, जैसे पत्र होते हैं ना, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। तो अनौपचारिक में हम जिनको जानते हैं उनके पास पत्र भेजते हैं और औपचारिक में सबके लिए पत्र होता है। अनौपचारिक का मतलब होता है व्यक्तिगत विशेष से और अनौपचारिक का मतलब होता है सार्वजनिक। जैसे कोई ऐसा संदेश होता है जो सार्वजनिक होता है। जैसे अब देखिए आगे, संदेश जो होता है वो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों के लिए होता है। तीनों के लिए हम संदेश लिख सकते हैं। संदेश भेजने की प्रथा बहुत प्राचीन है। प्राचीन काल में लोग क्या करते थे, कबूतरों के माध्यम से संदेश भेजते थे और जो राजा होते थे वो अपने दूतिकाओं के द्वारा संदेश भेजते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से सन 1753 में वैज्ञानिक डॉक्टर मॉडिसन ने तार द्वारा संदेश भेजने की क्रिया का प्रतिपादन किया था। इसको आप नोट कर लीजिए। सन 1953 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डॉक्टर मॉडिसन। इन्होंने तार भेजने की प्रक्रिया शुरू की थी। तार मतलब ये पत्र को हम लोग तार भी बोलते हैं। ठीक है, प्रक्रिया शुरू की थी। और अमेरिकी वैज्ञानिक था सैमुअल एफ.बी. मार्स ने 1844 में इसे व्यावहारिक रूप प्रदान किया था। जब 1953 में वैज्ञानिक डॉक्टर मॉडिसन ने तार भेजने की क्रिया आरंभ की तो इसको प्रतिपादित कब किया गया? प्रतिपादित किया गया 1844 में। इसको व्यावहारिक रूप प्रदान किया और वो भी किसने? नोट करिए, व्यावहारिक रूप प्रदान किया वो भी किसने? एक वैज्ञानिक थे, अमेरिकी वैज्ञानिक थे सैमुअल एफ.बी. मार्स। देखिए दो पॉइंट आपको इसमें मिला। 1953 में वैज्ञानिक डॉक्टर मॉडिसन ने तार भेजने की क्रिया को प्रतिपादित किया और उसको सन 1844 में व्यावहारिक रूप प्रदान करने के लिए एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे सैमुअल एफ.बी. मार्स, इन्होंने उसे व्यावहारिक रूप प्रदान किया।
कि अब इसको हम भेज सकते हैं। इसके पश्चात सन 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने संदेश भेजने के लिए डाक फोन का आविष्कार किया। तीसरा पॉइंट नोट करिए, सन 1876 में। इसके बाद की प्रक्रिया है सन 1876 में अलेक्जेंडर इन्होंने ग्राहम बेल का आविष्कार किया था। ग्राहम बेल, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने संदेश भेजने के लिए डॉट फोन का इस्तेमाल किया था। डॉट फोन, इसका आविष्कार किया। और 1947 में यूएसए में पहला मोबाइल फोन बना। 1947 में, जब हमारा देश आजाद हुआ था, 1947 में यूएसए में क्या हुआ? पहला मोबाइल फोन बना। पहला मोबाइल फोन बना। तो संदेश लेखन की क्रिया में ये 4 महत्वपूर्ण चीजें हैं, महत्वपूर्ण बातें, इनको याद रखिएगा। सन 1953 में वैज्ञानिक डॉक्टर मार्डिसन ने तार भेजने की क्रिया का प्रतिपादन किया और 1844 में अमेरिकी वैज्ञानिक सैमुअल F.B. मार्स ने इसे व्यावहारिक रूप प्रदान किया था। सन 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने डॉट फोन का आविष्कार किया और 1947 में यूएसए में पहला मोबाइल फोन बना, जो कि आज हम सबके पास है। तो अब देखिए संदेश लेखन से तात्पर्य क्या है। संदेश लेखन से तात्पर्य यहाँ उन संदेशों को लिखने से है जो उत्सवों, पर्वों और जन्मदिन आदि शुभ अवसरों पर मित्रों और संबंधियों को शुभकामनाएं देने के लिए भेजे जाते हैं। पत्र लेखन, सूचना लेखन, डायरी लेखन आदि की तरह संदेश लेखन भी एक कला है। कला का मतलब क्या होता है कि हमें किस प्रकार से लिखना है। जो भी चीजें लिखनी है, पत्र लेखन, डायरी लेखन, संदेश लेखन, ये देखने में स्पष्ट, सरल और आकर्षक होना चाहिए। इसे ही कला कहते हैं। यह एक भावात्मक लेखन है। इसके द्वारा संबंधों को मजबूती, मधुरता, ऊर्जा और जीवंतता प्रदान की जाती है। तो संदेश लेखन का प्रयोग हम कब करते हैं? किसी उत्सव, पर्व या किसी को शुभकामनाएं देने के लिए हम संदेश लेखन का प्रयोग करते हैं। और संदेश लेखन में ध्यान रखने योग्य जो बातें हैं कि संदेश लेखन भावपूर्ण होना चाहिए। संदेश लेखन बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। यह विषयानुकूल होना चाहिए। किस विषय पर हम लिख रहे हैं, जैसे बधाई के लिए, शोक संदेश, जन्मदिन के लिए, इस तरह से हम लिखते हैं तो इसे ही विषयानुकूल कहते हैं। और शब्दों का चयन प्रभावशाली होना चाहिए। जिन भी शब्दों का प्रयोग हम कर रहे हैं वह प्रभावशाली होना चाहिए। यह संचार माध्यम के अनुरूप होना चाहिए, उद्देश्य को पूर्ण करने वाला होना चाहिए और इसमें भाषा जो है सरल और सुगम्य होनी चाहिए। और आप सभी को पता है कि संदेश लेखन का माध्यम क्या है। माध्यम मतलब किस प्रकार से हम संदेश जो लिख रहे हैं वो किसी के पास भेज सकते हैं। जैसे इसका माध्यम है, आज के डेट में सबके पास, पहले के समय में तो मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते नहीं थे, तो क्या थे? कबूतरों के माध्यम से संदेश भेजे जाते थे, पत्र के माध्यम से भेजे जाते थे, और जो राजा रानी होते थे उनके बहुत सारे दूत और दूतनियाँ होती थी, उनके माध्यम से
संदेश भेजे जाते थे। तो आज क्या है, आज के बदलते परिवेश में सबके पास इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मौजूद है, जिसमें सभी के पास मोबाइल है और क्या क्या चीज़ें हैं, कंप्यूटर है, ईमेल, फैक्स, व्हाट्सएप, ट्विटर, इन सभी के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, संदेश एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। और संदेश लेखन में कम से कम 30 से 40 शब्द होने चाहिए, इससे अधिक नहीं होने चाहिए। और संदेश लेखन में हम चित्र भी बना सकते हैं, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है लेकिन हम बना सकते हैं। मान लीजिए अगर हम दिवाली की शुभकामनाएं दे रहे हैं तो उसमें साइड में कुछ पटाखे, अगर कहीं जगह बचा हुआ है तो कुछ कलरफुल पटाखों को हम बना सकते हैं। जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं तो उसमें केक बना सकते हैं। इस तरह से हम चित्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। कोई शायरी भी हम लिख सकते हैं उसमें, जैसे स्वतंत्रता दिवस की बधाई देने के लिए हम कुछ शायरी भी लिख सकते हैं भारत माता के लिए। तो चलिए अब हम देखते हैं कि संदेश लेखन हमें लिखना कैसे है। उसका भी एक फॉर्मेट होता है। सबसे पहले हम बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे से अपनी फेयर कॉपी में। अब हम लोग देखेंगे कि संदेश लेखन में क्या फॉर्मेट होता है। देखिए बच्चों, सबसे पहले संदेश लेखन में हम क्या करते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं और उसी बॉक्स के अंदर हमें लिखना होता है कम से कम 30 से 40 शब्दों के अंतर। ये हमारा बॉक्स बना। अब इसमें हमें कैसे लिखना है ध्यान से देखिएगा। इसी पेज पर मान लीजिए ये हम बॉक्स बना लिए, ठीक है। बॉक्स बनाने के बाद हमारा जो विषय है वो है जन्मदिन का, जन्मदिन की शुभकामना देने के लिए। मतलब अपने बेटे को हम संदेश लिख रहे हैं जन्मदिन की शुभकामना देने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे इस साइड दिनांक, इस साइड हम लिखेंगे दिनांक और यहाँ पर लिख देंगे समय। मतलब आज अगर लिख रहे हैं आज कौन सा दिन है और समय क्या है, ये इसका फॉर्मेट है, लिख देंगे। और फिर हम जन्मदिन की बधाई देने के लिए यहाँ पर हम कुछ शायरी भी लिख सकते हैं यहाँ बीच में, जैसे लिख दिए तुम जियो हजारों साल और 7 के दिन हो हजारों साल। इस तरह से हम शायरी लिखेंगे। बेटे को क्या कर रहे हैं, जन्मदिन की बधाई देने के लिए, जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले एक शायरी लिखेंगे, जैसे कुछ भी लिख सकते हैं, तुम जियो हजारों साल, 7 के दिन हो हजारों साल, इस तरह से। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, आज का दिनांक लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आज अगर 10 है तो इस तरह से लिख देंगे 10/1/22। और समय अभी हम किस समय लिख रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9 बजे का समय है तो 9 AM, इस तरह लिख देंगे। लिखने के बाद अब इसी के नीचे हम लिखेंगे प्रिय। अपने बेटे को लिख रहे हैं तो लिखेंगे प्रिय बेटे, उसका नाम भी लिख सकते हैं, बेटे भी लिख सकते हैं। प्रिय बेटे, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। अब यहाँ इसके नीचे हम लिखेंगे प्रिय बेटे, लिखने के बाद जन्मदिन की हार्दिक
शुभकामनाएं। इस तरह से आप लोग नोट कर लीजिएगा। जन्मदिन की 30 से 40 शब्दों में होना चाहिए। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके बाद यहाँ पर हम पूर्ण विराम दे देंगे और लिखेंगे आप दीर्घायु हो। अपनी इच्छा जारी कर रहे हैं, आप दीर्घायु हो, कमा मतलब अल्पविराम, स्वस्थ रहें, स्वस्थ रहें और जीवन में निरंतर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर रहे। पूर्ण विराम देखेंगे। इसके बाद देखेंगे यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। लिखने के बाद यहाँ पूर्ण विराम और फिर यहाँ नीचे अपना नाम लिखेंगे। जो भी नाम है यहाँ पर नाम लिखेंगे। बस यही फॉर्मेट होता है संदेश लेखन का। अब इसमें आपके अगर थोड़े से जगह बच रहे हैं, मान लीजिए साइड यहाँ कहीं नहीं बचा है, ये ऊपर आप शायरी लिख दिए, यहाँ पर दिनांक समय लिख दिए, यहाँ पे आप प्रिय बेटे लिखकर 4 से 5 लाइन में आप इसको लिखें और यहाँ अपना नाम लिखिए। तो यहाँ आपका जो बॉक्स बना है उसमें जगह बचेगा, नीचे तो नहीं बचेगा। नीचे आपका ये बॉक्स होगा इतना बड़ा, तो यहाँ पर आपका जगह बचेगा। तो जो जगह बचता है, अगर आप चित्र का प्रयोग करना चाहें तो वहाँ पर आप चित्र बना सकते हैं। जैसे जन्मदिन की शुभकामनाएं हैं तो इसमें आप छोटा सा केक बना सकते हैं। इस तरह से केक बना लीजिए। ठीक है, ऐसे आप केक बनाकर दे सकते हैं। तो चित्र भी बना सकते हैं। इससे आपको पूरे नंबर मिलेंगे, लेकिन फॉर्मेट का आपको ध्यान देना है। यही संदेश लेखन का फॉर्मेट है। तो चाहे जन्मदिन हो या कोई त्योहार हो या राष्ट्रीय पर्व हो या शोक संदेश हो, विवाह की शुभकामनाएं देनी हो, तो इसमें आप शायरी का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर शायरी लिखा गया है। अगर ये नहीं लिखते तो यहाँ और जगह बचती, लेकिन लिख देने से और अच्छा लगने लगा है। पत्र हमारा जो संदेश लेखन है ये आकर्षक लगने लगा है। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आपको संदेश लेखन का फॉर्मेट अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सब इस फॉर्मेट को देखिए और अपनी फेयर कॉपी में अच्छे से लिखिए और फॉर्मेट याद रखिएगा कि कैसे लिखना है। सबसे पहले अगर आप शायरी का बॉक्स बनाएंगे, देखिए एक बार फिर से सुन लीजिए। अगर आप जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए संदेश लेखन लिख रहे हैं तो सबसे पहले बॉक्स बनाएंगे और अगर चाहे तो उसमें आप शायरी भी लिख सकते हैं शुभकामनाओं से संबंधित। और यहाँ आज लेखन लिख रहे हैं तो दिनांक रहेगा ऊपर और समय रहेगा। बेटे को पत्र लिख रहे हैं, चाहे जिसको लिख रहे हैं उसका यहाँ पर नाम लिख देंगे, जैसे प्रिय बेटे, और 4 से 5 लाइन में हमें अपनी शुभकामनाएं देनी है और इस बाएं साइड में आपको अपना नाम लिखना है। हाँ, अगर आपकी परीक्षा में, बोर्ड की परीक्षा में अगर इस तरह से आ जाता है लिखने के लिए संदेश लेखन, तो इसी फॉर्मेट से आप लिखेंगे, लेकिन यहाँ
पर अपना नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि वहाँ नाम नहीं शो करना होता है। नाम की जगह आप क ख ग भी लिख सकते हैं। अपना जो नाम है वो नहीं लिखेंगे, बल्कि यहाँ पर लिखेंगे क ख ग, बोर्ड की परीक्षा के लिए। और बाकी अगर जगह बचता है तो इसमें आप चित्र भी बना सकते हैं इससे संबंधित। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में हम लोग कुछ नए प्रकरण के साथ मिलेंगे, ठीक है। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें। आपका दिन शुभ हो। चलिए, धन्यवाद।